अरे कालूराम, क्या बात है, फिर से तुम आ गए। पिछला कर्जा अभी तक नहीं चुकाया तुमने। अरे चुका दूंगा साहब जी, इस बार फसल नष्ट हो गई, कुछ पैसे दे दीजिए। मैं कुछ फसल लगा के कुछ अगर इनकम हो जाए तो आपका कर्ज सारा चुका दूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे खेत की कागजात मेरे पास गिरवी रखे हैं। इस बार अगर ये पैसे नहीं चुका पाए तो सारे खेत मेरे हो जाएंगे, तो थोड़ा सा संभल के। हाँ साहब, पता है। तो ठीक है, ये लो पैसे और जल्दी चुका देना। ये है रामलाल, जो कि कर्ज का व्यापारी है। किसानों और गरीबों को कर्ज देकर उसके खेत हथिया लेता था। ऐसे ही करते करते रामलाल काफी अमीर हो चुका था। काफी उम्र भी हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। रामलाल की माँ और रामलाल दोनों लड़की देखने के लिए गांव आए हुए थे सीमा के घर। सीमा चाय लेकर उनके पास आती है। ये लीजिए, आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आई हूँ। रामलाल सीमा को देखता है और उसे पसंद कर लेता है और रामलाल और सीमा की शादी तय हो जाती है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। रामलाल और सीमा की शादी हो जाती है। एक साल बाद एक रोज सीमा किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या कर रही हो? हाँ माँ जी, कहिए, ऐसे कुछ काम कर रही थी। अरे बहू, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी, कहिए, क्या बात है? अरे बहू, शादी के तो इतने दिन हो गए, कब हमें खुशखबरी दे रही हो? हमें भी तो मन करता है कि हम अपने पोता पोती को अपने गोद में खिलाएं। हाँ माँ जी, वो तो मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो सारे ऊपर वाले के हाथ पे है ना माँ जी। अरे बहू, ये ऊपर वाले वगैरह कुछ नहीं होता है, मुझे नहीं पता। मुझे तो इस साल कोई पोता पोती चाहिए ही, जैसे भी हो करके। लेकिन माँ जी, वो मैं कैसे? वो मुझे मत सिखा, तू अपना देख ले। एक रोज रामलाल और उसकी माँ बात कर रही होती है। अरे बेटा, अब इतने दिन हो गए शादी को, अभी तक एक भी बच्चा नहीं है और तेरी उम्र भी बढ़ते जा रही है, कुछ कर बेटा। अरे माँ, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में थोड़े ना है ये सब। अरे बेटा, मुझे लगता है बहू में कोई खोट है, जिसके कारण हमें बच्चा नसीब नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले, इस बहू को रहने दे। ऐसे भी हमारे पास बहुत पैसा है, 2 बीवियां तो तू रख ही सकता है। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? अरे होने को तो सब कुछ हो सकता है, बस तू तैयार हो जा, बाकी मैं संभाल लूंगी। मुझे तो बस नाती पोता चाहिए अपने गोद में खिलाने के लिए, बदले में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रामलाल और उसकी माँ बातें कर रही थी और इधर पर्दे के पीछे से सीमा सारी बातें सुन लेती है। उसे काफी बुरा लगता है। सीमा दूसरे कमरे आ जाती है रोते रोते। अरे ये क्या हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है तो ये दूसरी शादी करेंगे। ये मैं अपने सौतन के साथ रहूंगी, लेकिन ये कैसे? सीमा को इस बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन सीमा बेचारी कर भी क्या सकती थी। यहाँ सीमा का कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद रामलाल किसी और लड़की से शादी करके उसे घर लेके आता है। उसकी माँ उसकी आरती उतारती है। अरे अरे बहू, आ जाओ आ जाओ, घर के अंदर चलो मेरी प्यारी बहू। जा बेटा रामलाल, इसे कमरे में लेके जा। रामलाल अपनी नई बहू रजनी को कमरे की ओर लेकर जाता है और इधर सीमा खड़ी खड़ी सब कुछ देखते रहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। हे ऊपर वाले, अब तो मुझे पोता पोती का सुख जरूर मिलेगा। एक रोज रजनी कमरे के अंदर जा रही थी, तभी उसकी सास उसे पुकारती है। अरे रजनी बहू, इधर सुनो। हाँ माँ जी, कहिए, क्या हुआ? अरे बहू, अभी तक भी तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्या हुआ है? तू भी छोटी बहू की तरह बांझ तो नहीं है? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं, मैं बांझ कैसे हो सकती हूँ? थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अरे बहू, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे इस साल मेरे गोद में पोता पोती चाहिए। अब तू जो से भी करे, मुझे कुछ नहीं पता।
कैसे भी हो करके मुझे तो बच्चा चाहिए। लेकिन माँ जी ये मेरे हाथ में थोड़े ना है। रजनी की सास और कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अरे लगता है ये पागल हो गई है बुढ़िया, जो कुछ भी करती है। 1 साल बाद फिर से रामलाल की माँ रामलाल की शादी एक नई लड़की लाली से करवा देते हैं। पोता पोती की लालच में रामलाल की ये तीसरी शादी करवा चुके थे। लाली को भी रामलाल की माँ आरती करके घर के अंदर लेके आती है और उधर दूर खड़ी रजनी और सीमा ये सब देख रही थी। एक रोज तीनों बहुएं किचन में थी, तभी उसकी सास वहां पहुंचती है। अरे बहुएं, तुम लोग तीनों बांझ की बांझ हो क्या? मेरी ही किस्मत खराब थी कि तुम लोग मेरी किस्मत में पड़ी हो क्या? मुझे एक पोता पोती नहीं दे सकती? कैसी बहू हो तुम लोग? अरे माँ जी ये भी तो हो सकता है कि आपका बेटा बाप नहीं बन सकता है। हम लोग ठीक हो, आप अपने बेटों को डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते? अरे रजनी बहू, मुझ संभाल के बात किया कर। मेरे बेटे पे अगर कुछ लांछन लगाई तो बुरा हो जाएगा। मेरा बेटा एकदम ठीक और फिट है। दोस्त तो तुम लोग में है, तभी तो मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती हो। और आई बड़ी बड़ी जवान से बात करने वाली। उनकी सास वहां से चली जाती है। तभी इधर रजनी कहती है, अरे मुझे लगता है हम तीनों में से किसी का कोई खोट नहीं है, हम लोग कोई बांझ नहीं है। हमें तो उनका चेकअप करवाना चाहिए, जैसे भी करके तब पता चलेगा कि बच्चा आखिर क्यों नहीं हो रहा है, दोस्त किस में है। हाँ, लेकिन कैसे, वो कैसे किया जाए? अरे चिंता ना करो, मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान में काम करते हैं। तीनों बहुएं मिलकर एक प्लान करती है। तीनों बहुएं रामलाल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है चेकअप के लिए। अरे रजनी दी, अब क्या करे, उनका चेकअप कैसे करवाए? अरे चिंता मत करो सीमा, मैंने डॉक्टर साहब को सारी चीजें बता दी, वो आके खुद चेक कर लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह वाह, आप तो बहुत चालू हैं। बस सीमा आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तीनों बहुओं का चेकअप के बाद डॉक्टर साहब आते हैं और रामलाल से कहते हैं, अरे भाई साहब, आप यहाँ बैठ जाइए। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, मैं क्यों बैठूं? चेकअप तो उनका होना था ना। अरे भाई साहब, अभी बाई 3 गेट 1 का ऑफर चल रहा है, उनके साथ आपका भी चेकअप हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य कैसा है आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो आपको दवाई दे देंगे, फ्री में हो जाएगा। अब आप ही सोच लीजिए। चलो डॉक्टर साहब, फ्री में जब चेकअप हो ही जा रहा है तो कर ही दो। फिर डॉक्टर साहब रामलाल का चेकअप करते हैं अच्छे से और सैंपल लेके चले जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ रुको, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। फिर रजनी जाती है डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। रजनी डॉक्टर साहब के पास आती है मिलने के लिए और रिपोर्ट जानने के लिए। अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या दिक्कत है हमारी, हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? अरे आइए, मैं आप ही लोगों का रिपोर्ट देख रहा था। दिक्कत तो आप तीनों में से किसी में नहीं दिख रहा है, दिक्कत तो आपके पति में है। ये क्या कह रहे हैं, तो कैसे ठीक हो सकता है ये? अरे जरूर ठीक हो सकता है। ये लीजिए, ये दवाई आप हर रोज उसे 1 गोली करके दीजिए, देखिएगा महीना भर में ही रिजल्ट आ जाएगा। ओह थैंक यू डॉक्टर साहब। रजनी उस दवाई को लेकर वापस चली जाती है। 1 साल बाद तीनों बहुओं को बच्चा हो जाता है। इससे उसकी सास काफी खुश हो जाती है। अरे बहू, तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे माफ कर देना, मुझे ये लग रहा था कि तुम ही लोग बांझ हो, लेकिन ये सोचना भूल गई कि दोस्त तो मेरे बेटे में भी हो सकता है। धन्यवाद बहुओं, तुम लोगों के चलते आज मैं 3 पोता पोतियों को अपने गोद में खिला सकती हूँ। अब तीनों बहू एक साथ खुश रहती है 3 बच्चों के साथ, और उसकी सास और भी ज्यादा। सभी कोई अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े शेर और बीच में मधु उन सब के सामने अपना नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मधु, जो कि एक शादीशुदा औरत है, आखिर क्यों इन सेठों के सामने अपना नृत्य प्रदर्शन कर रही है और कैसे पहुंची इस कोठे में,
इसे जानने के लिए हमें इस वीडियो में जाना होगा 2 महीने पीछे। ये है मोहनलाल, जो कि एक छोटी मोटी सी जॉब करके अपना घर चलाता है। अरे बेटा मोहन, ये ले तेरे लिए चाय लाई। ये है मोहनलाल की माँ शांति देवी। मोहनलाल की अभी तक शादी नहीं हुई थी, कारण उसकी माँ कोई भी लड़की मोहनलाल को पसंद आती, उसकी माँ उससे दहेज इतना मांगती कि वो लड़की मोहनलाल से शादी करने से इनकार कर देती। इसी कारण मोहनलाल अभी तक कुंवारा था। अरे माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है काम के सिलसिले में। अरे बिटुआ, अभी तेरी शादी हो जाती तो बहू मेरे साथ रहती। अब मैं कब तक अकेली रहूं घर में? ऐसे ही तू बाहर जाते रहता है, एक शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे माँ, तुम्हारी लालच कम होगी तब तो मेरी शादी होगी। ये दहेज लेना बंद करो, तभी मेरी शादी हो सकती है, वरना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। ये कहते हुए मोहनलाल वहाँ से चला जाता है। अरे ये मोहन बिटवा भी सही कह रहा है, मेरे लालच के कारण ही मेरा बेटा कुंवारा है अभी तक। मुझे ये लालच मन से हटानी होगी, कोई अच्छी सी बहू देखना होगा मोहन के लिए। आज ही मैं मंदिर जाकर पंडित जी से बात करती हूँ मोहन के शादी के लिए। मोहनलाल की शादी किशोर जी की बेटी मधु के साथ करवा दी जाती है। किशोर जी एक किसान थे और काफी गरीब थे। मोहनलाल की माँ खुश तो थी कि उसका बेटा मोहन की शादी हो गया है, लेकिन इस बात की दुखी भी थी कि उसे कोई दहेज में कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। शादी के दूसरे दिन मोहनलाल काम के लिए जाने वाला होता है। अरे मधु, अपना ध्यान रखना, मैं काम पे जा रहा हूँ। माँ जी घर पर है, माँ जी का भी ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। अरे मधु, बहू कहाँ हो? अरे देखो, माँ जी बुला रही है, शायद कुछ जरूरत होगी। मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम जाओ माँ जी से बात कर लो। हाँ जी ठीक है। फिर मोहनलाल ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर मधु भी माँ जी के पास चली जाती है। ये लड़की भी ना कब से बुला रही हूँ, आ ही नहीं रही है। नहीं पता क्या कर रही है, नई नई शादी करके आई और अभी से अपना रंग दिखाने लगी। एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, ऊपर से देखो ना। तभी मधु उसकी सास के पास पहुंच जाती है। हाँ माँ जी, आप बुला रहे थे, बोलिए क्या हुआ? इतने देर से क्या कर रही थी? तब से मैं बुला रही थी, जा जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी बना के लाती हूँ। फिर मधु किचन की ओर चली जाती है और कुछ ही समय में चाय बनाकर लेके आती है। ये लीजिए माँ जी, आपका चाय। हाँ हाँ ठीक है, जा अब खाना बना जल्दी से मेरे लिए। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। मधु वहाँ से चली जाती है। उसकी सास मधु को नहीं देख पाती है अच्छे से, क्योंकि ये दहेज में कुछ भी लेके नहीं आई थी। कितना कुछ सोच के रखी थी, ये मिलेगा वो मिलेगा, अब नसीब में फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। नसीब ही फूटा है तो क्या करूं। शाम का वक्त हो रहा था। मधु की सास मधु से अपने पांव दबा रही थी। तभी मोहनलाल काफी उदास होकर घर लौटता है। शांति देवी मोहनलाल का उदास चेहरा देखकर तुरंत पूछती है, अरे बेटा क्या हो गया, तेरा चेहरा एकदम उतर गया है, कुछ दिक्कत हुई है क्या? छोड़ो न माँ, और क्या बताऊँ तुम्हें। अरे बताइए ना जी, क्या हो गया? ऑफिस में किसी से झगड़ा वगैरह हुआ क्या? अरे नहीं मधु, झगड़ा नहीं, मुझे तो बॉस ने काम से ही निकाल दिया। अब मेरा काम नहीं रहा। क्या? ये क्या कर रहा है बेटा, काम से क्यों निकाल दिया तुझे? वही तो माँ, नहीं पता क्या बात हो गई जो मुझे अचानक से काम से निकाल दिए। अरे बेटा, अब तेरे पास काम नहीं रहेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा, चिंता मत कर, तुझे काम मिल जाएगी। हाँ माँ, मैंने अपने दोस्त से पता किया है, मेरा दोस्त काम करता है दूर बाहर में, मुझे वहीं निकलना पड़ेगा। कल ही मैं वहाँ निकल जाऊंगा, उसी के पास रहकर कुछ दिनों तक वहाँ काम करूंगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वहीं बुला लूंगा। हाँ जी, आप चिंता ना करें, मैं और माँ जी अपना ख्याल रख सकते हैं। आप वहाँ जाके अपना काम वगैरह सब ठीक कर लीजिए, फिर आप हमें लेके जाइएगा। दूसरी सुबह होते ही मोहनलाल मधु से कहता है, अरे मधु, मैं अब निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और माँ जी का भी, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ठीक है जी, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप जाइए। फिर मोहनलाल चला जाता है। बेटे के चले जाने के बाद
शांति देवी का बर्ताव मधु के प्रति बदल जाता है। अब घर में हर काम मधु से करवाती है शांति देवी। अरे बहू, क्या बना रही हो? वो माँ जी सब्जी बना रही थी। थोड़ा ध्यान से बनाना, ज्यादा तेल मसाला खर्चा मत करना। अभी बेटा यहाँ नहीं है और कोई पैसा भी नहीं आ रहा है, तो जो भी बचा खुचा है सबको खत्म मत कर देना अभी ये। एक रोज सुबह सुबह शांति देवी टहलते टहलते जा रही थी कि अचानक से एक बोर्ड देखती है जहाँ काम के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वो बोर्ड देखकर घर के अंदर चली जाती है। ये है लीला और ये है लीलाबाई का कोठा, जहाँ पर शांति देवी पहुँच जाती है। अरे मनोज जी, इसे किससे आप अपने साथ लेके आए? अरे लीलाबाई, अब मैं क्या ही बताऊं, मैंने इसे मना किया तब भी नहीं सुन रही है। ये आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ उससे। फिर शांति देवी थोड़ी सी आगे आती है और लीलाबाई से कहती है, अरे बहन जी, मुझे काम की बड़ी तलाश है, पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कोई काम दे दो। बाहर बोर्ड लिखा हुआ था कि काम मिलेगा यहाँ, इसीलिए चली आई। अरे तुमने बोर्ड तो सही पढ़ा, लेकिन नीचे लिखा हुआ था वो नहीं पढ़ा ठीक से। यहाँ लड़कियों को काम मिलता है, आप जैसे उम्रदारों को नहीं। देखो जैसे ये लड़की है, यहाँ पर ये एक कोठा है जहाँ पर लड़कियों का नृत्य देखा जाता है। अगर आपके अगल बगल और आपके पास अगर कोई लड़की हो तो बताना, उसको काम दे सकती हूँ, आपको नहीं। और अगर आप कोई लड़की को ला सकते हो, उसके मैं बहुत पैसे दे सकती हूँ। ये बात सुनकर शांति देवी के मन में लालच आ जाती है। अरे अगर मैं अपनी बहू को लेके आ गई तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उससे मैं अपना सारा कुछ कर सकती हूँ। अरे अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ, यहाँ से चली जाओ, काम खोटा ना करो। अरे नहीं, मेरे पास एक लड़की है सुंदर सी, अगर मैं उसे लेके आई तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? अरे हाँ, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पहले लेके तो आओ। ठीक है, मैं कल ही लेके आती हूँ। शांति देवी अपनी बहू का सौदा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी रोज शांति देवी अपनी बहू को वहाँ लेके आती है। अरे लीलाबाई, ये लो, ये है मेरी बहू, देखो कैसी है, सुंदर है ना? अरे हाँ, बहुत सुंदर है। ये तो मेरे कोठे में आ गई तो मेरा तो कोठा चल पड़ेगा। अरे माँ जी, ये कहाँ लेके आ गए आप? ये तो कोठा है, चलिए यहाँ से चलते हैं, ये गंदी जगह है। अरे लीलाबाई, जाओ, इसे लेके जाओ और मेरे पैसे दे दो। अरे माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे सौदा कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं माँ जी, मुझे जाने दीजिए। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो, भाग जाएगी नहीं तो। मनोज जाकर जल्दी से मधु को पकड़ लेता है और अंदर ले जाने लगता है। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये? माँ जी, ये क्या किया आपने बहुत गलत किया माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ जी, ये क्या किया आपने माँ जी, मुझे बचाइए माँ जी। मनोज किसी की बात नहीं सुनता है और उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। अरे लीलाबाई, मेरे पैसे तो दे दो, इतनी सुंदर लड़की लेके आई हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। लीलाबाई शांति देवी को एक थैले में भरा हुआ पैसा दे देती है। शांति देवी काफी खुश हो जाती है अपनी बहू का सौदा करके इतने पैसे पाकर, और वहाँ से पैसों का बैग लिए चली जाती है। अरे आप लोगों के लिए खास मैं लेके आया हूँ इस लड़की को, देखिए कितनी खूबसूरत और सुंदर है, और इसका नृत्य तो और भी ज्यादा सुंदर है, आप सबको मुग्ध कर देगी। अरे सिर्फ बात ही करोगी क्या, या नृत्य भी दिखाओगी? चलो लड़की, जरा नृत्य करके दिखाओ और हम सबको खुश कर दो। चल शुरू कर। चारों तरफ बड़े बड़े सेठ आए हुए थे मधु का नृत्य प्रदर्शन देखने के लिए। फिर मधु अपना नाच शुरू करती है। वाह, अच्छी है, चलो शुरू करो। और अरे वाह, बड़ी अच्छी है, और दिखाओ। वाह, मजा आ गया। ऐसे ही मधु सबके सामने नाच कर सबको खुश कर रही थी।
सेठ धनराज को मधु का नृत्य काफी पसंद आता है, इसीलिए सेठ धनराज हर रोज कोठे पे पहुंच जाता है मधु का नाच देखने के लिए अकेले ही। और मधु भी खुश होकर सेठ धनराज के लिए नाचती है। अरे वाह मधु वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक रोज मधु बैठकर रो रही होती है, तभी वहाँ पर सेठ धनराज पहुँचते हैं। मधु को रोते हुए देखकर मधु के पास जाते हैं। अरे अरे मधु, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? अरे सेठ जी, अब आपको मैं क्या ही बताऊं अपनी बात। अरे अरे बताओ बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा, बताओ। मधु को लगता है कि ये सेठ ही उसकी मदद कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने में। फिर मधु अपनी सारी कहानी सेठ धनराज को बता देती है। ओह, ऐसी बात है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। एक रोज सेठ धनराज एक बड़ा सा बैग लेकर लीलाबाई के कोठे पहुँचता है। अरे लीला भाई, वो मधु को जरा बुलाना। अरे क्यों धनराज सेठ, क्या हो गया आज? अरे लीला भाई, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मैं उसे अपने घर पर जाके नचवाऊंगा, मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। लीलाबाई के मन में लालच आ जाती है। वो सोचती है कि जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। अरे सेठ धनराज जी, आप बोले और मैं न करूं। अरे मनोज जी, जरा मधु को लेके आइए और धनराज जी को सौंप दीजिए, वो अपने घर लेके जाएंगे। जब तक खुश हो जाएंगे फिर लौटा देंगे। मनोज जी अंदर जाते हैं और मधु को लेके आते हैं। अरे मधु, जाओ जाओ, आज से तुम धनराज जी के साथ ही रहना, वो तुम्हें खरीद रहे हैं खूब पैसे देकर। जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अच्छे घर में जा रही हो। लेकिन ऐसा क्यों, वो मुझे क्यों लेके जाना चाहते हैं? अरे मधु, तू चिंता क्यों करती है, चल मेरे साथ। ये लो लीलाबाई पैसे, और चल मधु मेरे साथ चल। सेठ धनराज पैसों का बैग लीलाबाई को दे देते हैं और मधु को साथ लेकर वहाँ से चल देते हैं। सेठ धनराज मधु को लेकर वहाँ से आ जाते हैं। अरे मधु, अब से तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, अपने हिसाब से जिंदगी जियो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। लेकिन सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे लिए? मैं कौन लगती हूँ आपकी? अरे मधु, मेरी भी एक बेटी थी, बड़ी मुश्किल में थी, मैं उसे बचा नहीं पाया पैसों की खातिर, और आज तुझे देखा, तेरी कहानी सुनी तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। मैंने सोचा तब पैसे नहीं थे इसलिए बचा नहीं पाया, आज पैसे हैं तो क्यों न इसकी जिंदगी बचा के मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचा लूं, इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। आज से तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, खुश रहो। लेकिन सेठ जी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरा घर घर नहीं रहा, मेरी सास ने मुझे खुद बेच दी, अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ सेठ जी। अगर बुरा ना मानो तो एक काम कर सकती हो, मेरे घर चलो, मेरे घर में रहोगी, थोड़ा बहुत काम कर देना, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो, और जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तो तुम फिर चली जाना, तब तक के लिए तुम मेरे घर में श्रेय ले सकती हो, अगर तुम चाहो तो, जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और अब भी कर रहे हैं। शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना नहीं करते जितना आप कर रहे सेठ जी। सुबह सुबह सेठ सोफे में बैठे थे, तभी वहाँ मधु चाय लिए आती है। ये लीजिए सेठ जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ओह थैंक यू मधु, यहाँ रख दो, मैं पी लूंगा। मधु अब सेठ के घर रहने लगी थी। सेठ के घर में थोड़ा बहुत काम कर देती, जिस कारण सेठ को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, और अपने पति का इंतजार करती थी कि कब वो आएंगे। सेठ भी अब मधु को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे थे। एक रोज मधु कुछ सामान खरीद कर घर जा रही होती है, तभी उधर सामने से मोहनलाल आ रहा था। मोहनलाल की नजर मधु पर पड़ती है, वो वहीं रुक जाता है। अरे मधु, तुम यहाँ और इस हालत में, और ये सामान लेके कहाँ जा रही हो, किसके घर? मधु अपने पति मोहनलाल को देखकर काफी खुश हो जाती है।
वो इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। अरे मोहन जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप आएंगे। अरे जब इंतजार कर रही थी तो घर छोड़ के क्यों आई? माँ को छोड़ के उस हालत में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? मैंने तुझे कहा था ना मेरी माँ का ध्यान रखना, और मेरी माँ को ही छोड़ के आ गई अपने शौक पूरी करने के लिए। अरे मोहन जी, जो सासू माँ ने आपको बताया वो सब सच नहीं है। मैं आपको सच बताती हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए। अरे अब कहाँ लेके जा रही है? अरे चलिए तो आपको सब सच पता चल जाएगा। मधु मोहनलाल को अपने साथ लेके जाती है। मधु मोहनलाल को सेठ के घर लेके आती है और उसे बैठाकर सारी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और सेठ ने उसे किस प्रकार से बचाया था। अरे मधु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया। पहले से तो माँ को पैसों की लालच थी, लेकिन पैसों की खातिर इतनी गिर जाएगी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मधु और मोहनलाल बात कर रहे थे, तभी वहाँ सेठ पहुँचते हैं। अरे मधु, मधु, अरे मधु, ये कौन है? अरे सेठ जी, ये मेरे पति हैं, ये आ गए हैं। अरे चलो अच्छा हुआ भाइयों तुम आ गए। मधु बहुत परेशान थी, वो इंतजार कर रही थी कि कब आओगे और उसे तुम अपने साथ लेके जाओगे। बड़ी ही मुश्किल में थी बच्ची, अब वो खुश हुई है तुम्हें देखकर। उसे खुश रखना, दुख मत देना बेटा। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, ऐसा किसी के साथ ना हो। अब मोहनलाल को भी लगने लगा था कि मधु ने जो भी बात कही वो सच कही थी। मोहनलाल कहता है मधु से, अरे मधु चलो अब चलते हैं हम अपने घर। और सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे बहुत ही अच्छे से रखा और आपने इसे बचा लिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस इसे अच्छे से रखना, मेरा एहसान तो ऐसे ही चुक जाएगा। आज तुम लोग दोनों खुश रहना। फिर मधु और मोहनलाल वहाँ सेठ के घर से चले आते हैं। शांति देवी घर में थी, तभी मधु और मोहनलाल घर आते हैं। ये देख के शांति देवी को काफी शॉक्ड हो जाता है कि मधु कहाँ से आ गई। अरे बेटा इसे कहाँ से लेके आ गया तू? ये करमजली मुँह काली करके आई है और तू फिर इसे घर लेके आ गया। अरे माँ, और तुम कुछ मत कहो, मुझे सारी सच्चाई पता है कि तुम किस तरह से गिर सकती हो इस पैसों की खातिर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शांति देवी को अब डर लगने लगा था कि उसके बेटे को सारी सच्चाई पता हो गई है। शांति देवी अब कुछ नहीं कहती है, चुप हो जाती है। माँ जी, मैंने कितना बार कही थी कि मत कीजिए माँ जी, मत कीजिए ऐसा, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे उस अंधेरे में धकेल कर आ गई। अरे बेटा मधु माफ कर दे मुझे, मेरी मति मारी गई थी पैसों के आगे और मैं कुछ नहीं देख पाई, माफ कर दे मुझे। नहीं माँ, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम रहो अपने पैसों के साथ। मैं जा रहा हूँ मधु को लेकर अपने साथ। तुम उन पैसों से खूब ऐश करना और जितने शौक चाहे पूरे कर लेना। अरे बेटा ऐसा ना करो, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहनलाल अपनी माँ की और कोई बात नहीं सुनता, अपनी बीबी मधु को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर शांति देवी को अब रियलाइज होता है कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, कुछ रिश्ते भी काफी अहमियत रखते हैं।